हेलो एवरीवन, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अपन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, बीपी मंडल कौन थे? तो आपने सबने मंडल आयोग के बारे में सुना है और मंडल मुद्दे के बारे में भी आप सबने सुना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर थे कौन बीपी मंडल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बीपी मंडल है इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ध्यान रखना, यहाँ से छोटे प्रश्न भी अगर बनते हैं तो वो भी आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरा नाम था इनका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनका जन्म 1918 में हुआ था। 1982 ईस्वी इनकी मृत्यु का सन है। ये क्या थे? एक भारतीय राजनेता थे और ये भारतीय संसद के सदस्य भी थे, यानी कि ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, एमपी थे। बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और साथ ही साथ मंडल आयोग जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया था। जो अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है जो ओबीसी है ना, ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें देनी थी, तो उसके लिए जिस आयोग का गठन किया था उसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। तो इसके जो निर्माता थे और इसके अध्यक्ष भी ये रहे थे। बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था उसके ये अध्यक्ष थे। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। ओबीसी वर्ग को केंद्र सरकार की भर्तियों में आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। और आपको सबको पता है कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने 1990 में जो है इनकी सिफारिशों को लागू किया था और उसके बाद में जो इसके समर्थन में और इसके विरोध में विभिन्न हड़तालें हुई थी, विभिन्न जो प्रदर्शन हुए थे, उसे जो है वो मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके वो सारे के सारे अपन करेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताइए। आपको सबको पता है कि भारत का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद में देश में जो एकीकरण हुआ था, रियासतों का एकीकरण हो गया और उसके बाद में अलग अलग राज्यों का गठन हो रहा था। तो राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना था। इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो पहला प्रश्न तो ये है कि प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो गठन हुआ था 1953 में और फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। इसके 3 सदस्य थे इस आयोग के। उसमें एक तो थे न्यायमूर्ति फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पाणिक्कर। ठीक है, तो ये 3 इसके सदस्य थे। 30 दिसंबर 1955 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा और भाषा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया था। इन्होंने कहा था कि भाई इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। सरकार ने इनकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया था। तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो हुई थी 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो संसद में बना था 1956 में। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। तो ये जो अधिनियम बना था और ये जो आयोग बना था, इसकी सिफारिशों के आधार पर जो है वो भारत में 14 तो राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश शुरू में बने थे। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला और 1960 में बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। तो जो बंबई प्रांत था उसे विभाजित किया और उस जो है इसके से गुजरात बनाया गया नया राज्य। 1953 में नागालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया, जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के रूप में 3 राज्य बनाए गए। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 2000 में 3 राज्य फिर से बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अस्तित्व में आए थे। और जो नवीनतम राज्य बना था 2014 में 29वां राज्य बना था
तेलंगाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से राज्य बने थे। बाद में जम्मू कश्मीर और अब तो जो है वो टोटल 28 राज्य हो गए। ओके, अभी फिलहाल अगर राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं भारत में। ये जो पीडीएफ आप जो अपन पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना अगला हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा। सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 कमियों का उल्लेख कीजिए। सोवियत प्रणाली की कोई 4 कमियां बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो, सोवियत प्रणाली की प्रमुख, या फिर अथवा में आ सकता है कि सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे कि सोवियत प्रणाली की 4 कमियां अथवा दोष इस प्रकार है। पहला तो यह था कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। वहां की जो सरकारी मशीनरी थी, नौकरशाही थी, उसका प्रशासन पर पूरा का पूरा नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और जनसाधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया। तो ज़्यादा नियम कठोर थे, इसलिए आम जनता को इसमें परेशानी होती थी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। सबको पता है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। साम्यवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था और यह दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था। मतलब आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो अपनी सरकार बचानी थी, उन्हें तो अपने देश में अपने हिसाब से कठोर अनुशासन लागू करना था। संपूर्ण मशीनरी पर इनका अधिकार था। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में, आपको पता है कि इसमें टोटल 15 गणराज्य शामिल थे। तो 15 गणराज्यों में रूस जो था ना, उसका अत्यधिक वर्चस्व था और बाकी जो 14 गणराज्य थे, बाकी जो 14 जो इसके जो गणराज्य और थे जो इसमें शामिल थे, वो स्वयं को उपेक्षित और दबा हुआ महसूस करते थे। तो उनके मन में ये भाव था भाई कहीं ना कहीं कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। और सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में विफल रही, टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ गई और साथ ही साथ पाश्चात्य देशों से काफ़ी पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के विनिर्माण में देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय कर दिया। तो अमेरिका के साथ लंबे समय तक शीत युद्ध का दौर चलता रहा और इस दौरान इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों के निर्माण पर जोर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों बनाने पर जोर दिया। तो इसीलिए जो है वो बाकी चीज़ें इनकी बिगड़ती चली गई, ठीक है। ये तो ये तीसरा क्वेश्चन हमने किया है। इसी के साथ नेक्स्ट अपन करते हैं, कांग्रेस प्रणाली का क्या अर्थ है। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, तिलोत्तरात्मक में भी पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि प्रारंभिक वर्षों से तात्पर्य है देश की आज़ादी के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है। 1947 में जब आज़ादी मिली, 1951-52 में देश के जो पहले चुनाव हुए, आम चुनाव 1951-52 में जो देश के पहले आम चुनाव हुआ है, तो तब से लेकर के 1967 तक बिल्कुल कांग्रेस ही एक प्रकार से राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाती आई थी। तो प्रारंभिक वर्षों की बात हो रही है। कांग्रेस एक गठबंधन वाली पार्टी थी जिसमें विभिन्न हित समूहों के लोग, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग और विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ जो है वो रहते थे। इसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। हाँ, अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, आप सबको पता होगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, उनका गुप्त नाम क्या रखा गया था। तो देखो मैं आपको बताऊं कि इसने क्या किया, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों, एक तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एक परमाणु बम गिराया था और इसे नाम दिया था लिटिल बॉय। और ये जो लिटिल बॉय नाम दिया था, ये अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नाम पर दिया था, है ना। रूजवेल्ट के नाम पर इसका नाम दिया था इन्होंने, लिटिल बॉय। और दूसरा परमाणु बम इन्होंने 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था और इसका नाम दिया था इन्होंने फैटमैन। और ये फैटमैन नाम जो है ना, आपको याद होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे विंस्टन चर्चिल, है ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पीएम, है ना, विंस्टन चर्चिल। तो ये विंस्टन
विंस्टन चर्चिल के नाम पर इसे फैटमैन, चर्चिल के नाम पर इसे फैटमैन नाम दिया था। तो मैं सोचता हूं कि आपको याद रह जाएगा दोनों, लिटिल बॉय रूजवेल्ट के नाम पर और फैटमैन विंस्टन चर्चिल के नाम पर दिया था। लिटिल बॉय गिराया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और फैटमैन गिराया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? अमेरिका के नेतृत्व में, आपको याद होगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी जिसे अपन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नाम से भी जानते हैं। तो इसे पश्चिमी गठबंधन फिर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें जो शामिल देश थे वो ज़्यादातर देश जो है वो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र थे, इसलिए इसे पश्चिमी गठबंधन भी जो है वो कहते हैं। और सोवियत संघ के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था वार्सा, उसे पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो राष्ट्र थे वो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र थे इसमें। ठीक है, तो ये हमने किए हैं। तो ये हमने किए हैं 6 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, इसमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमने टोटल 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं, है ना, 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। तो अगर आप मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, ओके, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और इस ऐप का आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर टोटल आपको 10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।